आदाब, नमस्कार। बड़ी खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोनिस सनवर। बड़ी खबर में आज चर्चा करेंगे कि बेहद ही संवेदनशील मामले की। दरअसल बड़ी खबर में आज एक बेहद संवेदनशील और अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 दिल्ली दंगों में कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था ट्रायल से पहले लंबे कारावास के सवाल से ज्यादा अहम है। हालांकि इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दे दी गई है। तो सवाल यही है, क्या यूएपीए के तहत लंबी कैद बनाम अनुच्छेद 21 का संतुलन बदल रहा है और क्या ये फैसला मुस्तकबिल में जमानत के मानकों को नए सिरे से परिभाषित करेगा? आज बड़ी खबर में कानून, अधिकार और सुरक्षा तीनों पर सीधी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जाहिद ताज अली। आप दोनों का इस्तकबाल है। गुफरान आफरीदी आपका भी और जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा, फिर मैं गुफरान आफरीदी की तरफ जाऊँगा। और सवाल जब हम देखते हैं कि उमर खालिद को लेकर ना एक बड़ा लंबा सा एक मामला चल रहा था और सबको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में थोड़ी सी नरमी बरतते हुए उनको ज़मानत दे दे, लेकिन फैसला फिर वही, उनको ज़मानत नहीं मिली। अब इस मामले में कई सारी चीज़ें छिड़ गई हैं, खासकर जब यूएपीए मामलों में लंबी हिरासत को लेकर ये फैसला एक नया सिद्धांत स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। क्या देखिए, आज बड़ा ही जो है हिस्टोरिकल डे था जस्टिस के लिए, लेकिन मैं मार्टिन लूथर किंग की अपनी इस लाइन के साथ अपनी बात रखूंगा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सही। इसमें ये है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ पूरे मैटर को जी। कि इस मामले में जो है स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसके द्वारा जो है एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी। बिल्कुल। और जिसमें जो है सितंबर 2020 में अरेस्ट किया गया था उमर खालिद को इस मामले में। उसके बाद से ही लगातार आप देख रहे होंगे कि उनकी ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी जो है वो खारिज की गई, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज की गई। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आप ये देखिए 2023 से लेकर 2026 में आज जो है प्रोनाउंस हुआ है ऑर्डर, 14 बार एडजर्न हुआ, यानी कि मामले को 14 बार जो है टाला गया, उस पर कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं की गई है। और जिन लोगों का आपने भी जिक्र किया जिनको बेल मिली है, जिसमें मिरान हैदर है और आपका जो है शिफाउर रहमान है, गुलिफ्सा है और बाकी लोग हैं, उनको भी इतनी टफ कंडीशन के साथ में बेल दी गई है कोर्ट के द्वारा, जिसमें ना तो वो एनसीआर छोड़ सकते हैं, ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ना ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इससे जो है रिगार्डिंग कोई भी बयान देंगे किसी भी तरह का। और उसमें भी जो है ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर उन्हें लगे कभी भी कि किसी भी तरह का जो है कंडीशन का वायलेशन किया जा रहा है, वो तुरंत जो है इमीडिएट इफेक्ट के तहत जो है उनकी बेल को जो है खारिज कर सकती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही, जिस तरह से आपने भी आर्टिकल 21 का वायलेशन की बात की या सारी चीज़ों की बात की, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी रिव्यू पिटीशन भी डलती है, क्यूरेटिव पिटीशन भी डलती है। वो इसीलिए डलती है कि सुप्रीम कोर्ट का भी पहला फैसला जो है वो गलत हो सकता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान है, प्रोविजन है कि हम जो है सेकंड वो या रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में जो मामला है वो ये है कि उसमें आईपीसी के प्रोविजन है और यूएपीए के जो प्रोविजन लगाए गए हैं वो बहुत ही सख्त हैं और उनको सीधे सीधे आप ये देखिए अपनी कई सौ पेज के एफिडेविट में दिल्ली पुलिस ने कोई पेज ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें जो है उनको एंटी नेशनल की संज्ञा ना दी गई हो। उनके बयान को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है पूरी तरह से पुलिस ने कि ये एंटी नेशनल बयान है, और इसी के बिहाफ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना ऑर्डर प्रोनाउंस किया है उसमें इनकी बेल को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह है कि साल भर से पहले वो दोबारा जो है इसमें किसी भी तरह से आ नहीं सकते हैं बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की जो पीठ है उसने इसमें बहुत लंबी बहस हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चलाया गया और वकीलों के सभी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हों, डिफेंस के हों, तुषार मेहता जो एसजी हैं भारत सरकार के, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसमें कहा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है उसकी जो 43D एक सेक्शन है उसमें जो है इस तरह का प्रावधान है बेल के लिए। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, लेकिन उसको भी जो है इस मामले में पूरी तरह से मैं मानता हूं कि उस मामले को पूरी तरह से तरजीह नहीं दी गई है।
गुफरान आफरीदी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। गुफरान, जब आप ये सारी चीज़ें आज कवर कर रहे थे तो आपको असल में क्या ग्राउंड पर इस सारी चीज़ों की क्या जानकारी है आपके पास, और ग्राउंड से देखें तो इस फैसले के बाद परिवारों और समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आज यकीनी तौर पर आज 5 तारीख को लेकर काफी ज्यादा वो था कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन फिर बाद में राहत नहीं दी गई। इसके अलावा जो 5 लोगों को जिस तरह से अभी जाहिद ताज कह रहे थे रिलीज किया गया है, यकीनी तौर पर कि उनके साथ बाउंडेशन बहुत ज्यादा हैं। 12 शराइत उनको दी गई हैं, 12 सोशल मीडिया वगैरह पर वो किसी भी तरह से फोटो शेयर या किसी तरह से कोई बैन जारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 लोगों की, जिस तरह से शर्जील इमाम और ये उमर खालिद है, उमर खालिद की कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बहुत डीपली कि वो एक मुस्लिम स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया है। आप ये देखिए 2020 के जो फसादात हुए थे उसमें जो तमाम जो अगर आप बात करें जो अहले बिरादर हैं गैर मुस्लिम, तो तमाम को रिहाई मिल गई है। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ लफ्ज मुसलमान को तहत अगर आप देखेंगे तो उनको जो है रिहाई अभी तक नसीब नहीं हुई। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें लास्ट वीक अगर आप देखें उमर खालिद के वालिद डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास जब अमेरिका पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर जोहरन हमदानी करते हैं और उनके लिए एक नोट लिखते हैं उमर खालिद के लिए। तो ये चीज देखिए कि कितना उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनकी खिदमत को कितना सराहा जा रहा है कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट है और वो मुस्लिम स्टूडेंट किस तरह से वो पीएचडी कर रहा है, लेकिन आप जो है उसको किस तरह से टारगेट करते हैं एक बच्चे को, एक तरह से उनको किसी न किसी तरह से आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, उनको किसी तरह से ये वो अपनी आवाज बुलंद न कर पाए या कौम को जो एक जुट न कर पाए, कौम को एक पैगाम न दे पाए। मुस्लिम तबके के लिए एक बड़ा ही एक निराशजनक ये एक फैसला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। इसके अलावा आप ये देखिए मॉनिस के कासिम रसूल इलियास को एक तरह से नोट तो लिखते ही है उमर खालिद के लिए। इसके अलावा 7 से ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अमेरिका के, वो भी यहाँ के एम्बेसडर को लिखते हैं को इनकी रिहाई के लिए हुकूमत से बात करें। तो एक ये चीज बड़ी बात होती है। इंटरनेशनल फैन बन चुका है आज उमर खालिद, लेकिन आप उसको किसी तरह से टारगेट करते हैं एक माइनॉरिटी के तहत या एक मुसलमान होने के नाते आप उसको जो है दबाते हैं, उसकी आवाज को आप साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि 1 साल का आपने फिर पीरियड दिया है कि वो 1 साल के बाद आप जो है बेल के लिए देंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से नाइंसाफी है। और एक वालिदैन के साथ क्या गुजरती होगी, एक वालिद के साथ क्या बीतती होगी, एक बुजुर्ग वालिद है और एक वो मुस्लिम बच्चा है, एक नौजवान तबका है कि वो कहीं ना कहीं उसके दिल में कहीं ना कहीं एक तरह से खामोशी है, उसके अंदर एक अफसोसनाक एक पहलू है कि इस तरफ जो है देखना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं किस तरह से इंसाफ के अंदर ये कहीं ना कहीं जो फैसला है इसके अंदर थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि मैं कोई ये सवाल उठाने की बात नहीं, लेकिन मोनिस ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश है जिस पर जो है देखना चाहिए। जो इंसानी हकूक कारकुन के लोग हैं उनको इस तरह सोचना चाहिए। एक उमर खालिद एक बच्चा, एक पढ़ने वाला बच्चा, एक कहीं ना कहीं शर्जील इमाम को टारगेट करके आप उसको जो जेल में रखते हैं और कब तक रखते हैं और कितना रखते हैं, 6 साल का अरसा उसके साथ हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी जो उसको कोई पुरसान हाल नहीं है। ठीक, जाहिर साहब मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ और ये वकील से बेहतर नहीं समझा सकता। कोर्ट कह रहा है कि देरी को ट्रम्प कार्ड नहीं बनाया जा सकता। इसका कानूनी मतलब क्या है? क्योंकि अब तो 6 साल का एक लंबा अरसा हो गया जिसका गुफरान आफरीदी भी जिक्र कर रहे थे और ये सारी चीज़ें। और क्या कोर्ट को सवाल पुलिस से नहीं पूछना चाहिए था कि 6 साल हो गए, आप कोई ढंग का सबूत आप पेश नहीं कर पाए, तो और किन मामलों में जेल में रखा जाए? देखिए, पुलिस की पूरी जो स्टोरी है उसमें सारी में ही झोल है। मैं आपको बता दूं, पुलिस जिस तरह से जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो है मेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर कह रही है, उस हिसाब से कुछ भी जो है उनके एफिडेविट में उसमें नहीं मिला है। एक तरफ देखिए, चूंकि आपने मुझसे बाहैसियत वकील ये चीज़ें पूछी है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जिस देश में बलात्कारी और उम्र कैद के सजाए याफ्ता को खबर ये बनती है कि वो आज जेल जा रहे हैं, वो जेल से छूट रहे हैं, खबर नहीं बनती है। राम रहीम को देख लीजिए, बाकी लोगों को देख लीजिए जो चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है हीनियस क्राइम करने वालों को बेल मिली है इस देश में। सही। जहाँ तक बात है शर्जील इमाम और उमर खालिद का, उनका कोई भी कनेक्शन किसी बाहरी ताकतों से नहीं मिला, इसमें किसी भी तरह की चीज़ें नहीं है। उनको केवल उनके बयानों के आधार पर जो है इसमें जो है संलिप्त किया गया है। किसी भी तरह की एक्टिविटी पुलिस जो है इसमें साबित नहीं कर पाई है कि उनके बयानों से कोई हिंसा हुई है,
कुछ चीजें हुई हैं। जबकि दिल्ली के ही एक मंत्री, जो मौजूदा मंत्री है दिल्ली सरकार में, उन्होंने बाकायदा इस पे बयान जारी किए हैं, उकसाया है लोगों को, उनके खिलाफ कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चली है। वो आज कह रहे हैं कि ये इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। अगर बेल ना मिलना सबसे बड़ा सबूत है अपराधी होने का, तो इस देश में बड़े बड़े लोगों की बेल खारिज हुई है, तो फिर तो उनको तो हर चीज से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह से अभी आपके रिपोर्टर रिपोर्ट करके बता रहे थे, जोहरान ममदानी वाला मामला है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियन जो डोमिनेंस है, जो बहुसंख्यकवाद का भाव है, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन बहैसियत वकील में इन चीजों को ज्यादा आगे नहीं कहने के मुकाबले ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट को इसमें जो है और डेप्थ में जाके कहीं ना कहीं इसको जो है ब्रीफली समझना और सोचने के बाद में फैसला लेना चाहिए था। और जिन लोगों को बेल दी भी गई है, मैं आपको बता रहा हूं, वो भी तलवार की धार पर चले। उनका पासपोर्ट जमा होगा, वो हर जगह जाएंगे, पुलिस की निगाह उन पर 24 घंटे रहेगी, किसी भी तरह का अपना बयान वो दे नहीं सकते। आप देखिए, जो लोग 5 साल या 6 साल में जेल से बाहर जा रहे हैं, लोग उनसे अगर इस बारे में बात करेंगे और किसी ने अगर उनका वीडियो बना लिया बात करते हुए, जेल के बारे में करते हुए, तो उनकी तो इसी मामले में रद्द हो जाएगी, बेल भी रद्द हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बैलेंस हुआ है ये मामला, कि 5 को जमानत दी इतनी टफ कंडीशंस के साथ ही, और जो 2 लोग मैन हैं उनको पूरी तरह से कॉन्स्पिरेटर बना के ये कहा गया कि दिल्ली दंगों की जो जिम्मेदारी है वो अल्पसंख्यक समुदाय के इन लोगों की है। एक तरह से जो है इसमें बाकी लोगों को, जो जिनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, चाहे वो दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री हों, चाहे और बयानवीर हों, तो उनको क्लीन चिट मिल गई है। एक तरह से क्लीन चिट उनको दे दी गई है कि प्रोसीडिंग में भी, जिस तरह से रावेजेन्यू कोर्ट ने जो है कपिल मिश्रा के मामले को रद्द कर दिया था उन पर प्रोसीडिंग आगे चलाने के लिए, तो कोई आगे जाने की भी अब हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस तरह से प्रोनाउंस हुआ है ऑर्डर, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है अफसोसनाक है। और आने वाले टाइम में इस पर क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर सारी चीजें बोलते, तो बयान तो सबने दिए। मैं कह रहा था जो 5 लोग हैं, कहीं ना कहीं स्पीच तो सबने दी है। स्पीच के आधार पे अगर माना जाए तो जो लोग, कई सौ लोग अंदर थे, उनमें से किसी को बेल नहीं मिलनी चाहिए थी इस आधार पे। मैं कह रहा हूं ये खुल के आपके चैनल में, बिल्कुल, कि अगर जिस आधार पे इन 2 लोगों को बेल नहीं दी गई, अगर उसी को आधार माना जाए, तो जिनको दी गई है उनकी भी नहीं बनती बेल, तो किसी की भी नहीं बनती है, किसी की भी बेल नहीं बनती है। तो इस तरह से जो बैलेंसिंग का काम है, न्यायालय का काम है, जस्टिस का काम है, मैं मानता ये हूं कि आज की डेट में जो हो रहा है जुडिशरी के अंदर, वो निर्णय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। निर्णय दिया जाता है, बिल्कुल, न्याय नहीं दिया जाता। तो इसको लेकर तो क्या ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के रुख से अलग एक संकेत देता है? नहीं, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं आपको बता रहा था, 2 बार ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आई, विड्रॉ भी किया गया सुप्रीम कोर्ट से इसको, अपनी बेल एप्लीकेशन को इनके द्वारा विड्रॉ भी किया गया, फिर दोबारा एक चला। आप ये देखिए कि 14 बार जिस केस की सुनवाई टली, यानी जिस केस को 1.5-2 साल जो है बेल मतलब उनको बेल की सुनवाई ही 14 बार टली, उसमें जो है हर बार पुलिस ने जो है टाइम मांगा, हर बार पुलिस को टाइम दिया गया। जब पुलिस के पास कुछ था ही नहीं, तो पुलिस टाइम तो इसलिए मांग रही थी ना, पुलिस के पास कुछ था ही नहीं, इससे बड़ा लेकिन अब क्या है 5 साल के बाद? अब आप देखिए, अभी भी कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं है पुलिस के पास में, सिवा उस एक एफिडेविट के, जो 390 पेज का या 389 पेज का पुलिस ने दाखिल किया है अपना एफिडेविट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही जो है रिपीटिशन है कहानियों का, कि जी इन्होंने फला जगह जो है बयान दिया था कि हम जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे सरकार को इसका। मैं कह रहा हूं, अगर इन बयानों के आधार पर बेल नहीं मिलने लगे, तो इस देश के 90% नेता, और खासकर वो जो रूलिंग पार्टी से आते हैं, वो जेल में होने चाहिए। सही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं इसमें। ठीक है गुफरान, कुछ आरोपियों को जमानत और कुछ को नहीं दी गई है, तो अगर इन सारे फैसले को समझे तो क्या ये रोल बेस्ड अप्रोच का संकेत है? और दूसरा कि आज जब उमर खालिद के वालिद से इस मामले में पूछा, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से पहले तो मना कर दिया, और बस एक लफ्ज कहा, अनफॉर्चुनेट। जी हाँ गुफरान, मेरा सवाल ये था कि कुछ लोगों को जमानत दी गई और कुछ लोगों को नहीं दी गई, तो क्या ये रोल बेस्ड अप्रोच का संकेत है? एक तो ये, और दूसरा ये कि जिस तरीके से आज उमर खालिद के वालिद से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी से भी बात नहीं की और सिर्फ एक लफ्ज कहा, अनफॉर्चुनेट। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बैलेंस तो है ही है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा आप बात करिए एक बुजुर्ग वालिद को देखिए आप, कि उनको एक आस है, उनको एक यकीन था कि हाँ अब जो है मेरा बेटा जल्दी रिलीज हो जाएगा, जल्दी बेल मिल जाएगी। आप इससे पहले देखिए, जो 14 दिन के लिए उनको जिस तरह से बेल मिली, वो बेटी बहन की शादी के लिए आए थे यहाँ पर,
उसके बाद भी उनके साथ, हालांकि बाउंडेशन तो काफी ज्यादा थी, आपके साथ एक दायरा महदूद था कि आप वही चीज आप उसी में ही रहेंगे, उसके अलावा बाहर नहीं जाएंगे। तो आप अब वालिद को बिल्कुल पूरी तरह से एक यकीन था, उम्मीद थी कि नहीं अब मेरा बेटा जो है जल्दी आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एक तरह से एक प्रेशर भी कहीं ना कहीं उन्होंने किस तरह से वो चीज की थी, या एक तरह से एक माहौल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक हाँ ठीक है, अब जो चीजें हो चुकी हैं हुई हैं, या अगर आप जो तमाम जो चार्जशीट अगर आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी वो गोलमोल की गई थी, स्पेशल सेल की चाहे हो या दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या आईबी की तरफ से, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लग रहा था कि नहीं उमर खालिद और शजीर इमाम को राहत मिलेगी। जैसे आज ये 5 जो दिगर जो मुजरिमीन जो रिहा हुए हैं, लेकिन अब वही चीज है कि कासिम रसूल साहब को अनफॉर्चुनेट कहना ही पड़ा कि ये चीज मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था, एक उम्मीद थी कि नहीं आप जो आ जाएगा बच्चा, एक वो तालिब इल्म है। हालांकि मेरी ये मीडिया के बाद उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे हौसले जो है कहीं ना कहीं कमजोर नहीं हुए हैं, हम हौसलों के साथ आज भी थे, कल भी और आगे भी रहेंगे। तो एक ये चीज बड़ी बात थी कि उन्होंने हौसला नहीं टूटा, हौसला नहीं उन्होंने तोड़ा है, बल्कि एक उम्मीद लगाई है फिर से कि हाँ चलिए जो भी कुछ हुआ है अब आगे और बेहतर की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं मोनिस के ये पूरी तरह से एक बैलेंस करने की कोशिश है स्पेशल सेल, या ओवरऑल आप देखें दिल्ली दंगों के फसाद के अंदर शुमाल मशीकी जो 2020 में दिल्ली फसाद में फसादात हुए थे, उसको कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों को या एक तरह से एक बच्चों को एक टारगेट करने की कोशिश की गई थी कि उनके ऊपर थोपा गया था कि सिर्फ और सिर्फ ये एक मुस्लिम तबके ने सब कुछ किया था, एक मुस्लिम तबके ने ये पूरा माहौल को खराब किया था, मुस्लिम तबका ही चाहता था ऐसा हो वैसा हो। लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं कुछ और थी, इसके पीछे की कड़ियां कुछ और थी। आप देखेंगे जिस तरह से अभी जाहिद ताज जो एडवोकेट अभी बता रहे थे कि जिस तरह से अभी लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा है, उन्होंने किस तरह की भोजपुर के अंदर खड़े होकर स्पीच दी, उन्होंने पूरा माहौल को किस तरह से खराब किया, और उसके बाद से जो एक तरह से फसाद के जो एक फसाद की एक लहर शुरू हुई थी, उसके बाद दोनों कम्युनिटी अक्सर तबका और माइनॉरिटी तबके के दरमियान जो चीज वो हालांकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर आप उससे पहले का बयान देखेंगे, आप वजीर दाखिला जो इस वक्त मौजूदा हैं, वो किस तरह से कहते हैं कि बाबरपुर में खड़े होकर कि यहाँ का जो बटन है वो किस तरह से दबना चाहिए, मतलब कैसे कैसे उसके जो बयान थे, आप एक तबके को आप जो है खुश कर रहे हैं, एक तबके को जो आप हौसला दे रहे हैं कि अगर इस तरह के बयानों को आधार बनाया जाएगा उस हिसाब से तो 90% नेता जो हैं वो सारे जेल में होंगे और किसी को जमानत भी नहीं मिलेगी। वही जाहिद साहब कह रहे थे। जाहिद साहब एक सवाल फिर से आपकी तरफ, और बड़ा अहम सवाल ये कि जिस तरीके से हमने देखा था कि जब एक सीनियर वकील उमर खालिद का केस लड़ते हैं और वही साबित बाकायदा कोर्ट में करते हैं कि वो यहाँ पर थे ही मौजूद नहीं, जब ये दंगा हुआ, इस तरह के मामले जब यहाँ पर पेश आए, तो एक उम्मीद जगी थी कि जब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित अपने पास रख लिया था कि शायद अब चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी, और ये सारे फैसले होने के बाद और उम्मीद लोगों को जगी थी कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऊपर से ट्रायल की रफ्तार पर कोर्ट की टिप्पणियों को जो है जब हम देखते हैं तो वो कोर्ट ने टिप्पणियाँ की हैं कि रफ्तार बड़ी स्लो है और ये सारी चीज़ें। एक तरफ वो कि जब उम्मीद जगी, जो जिनको मेन अक्यूज बनाया जा रहा है वो मेन अक्यूज जो है शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें मेन आरोपी बनाया जाता है। देखिए, फरवरी 2020 में दंगे हुए, ठीक, सितंबर 2020 में जो है उमर खालिद को अरेस्ट किया गया। फरवरी 2020 में ही कपिल मिश्रा द्वारा सारे जो है प्रोवोक करने वाले स्पीचेस दी गई, प्रोवोक करने वाली सारी स्पीचेस दी गई। इसमें एक चीज़ और मैं आपको जोड़ दूं, मैं बीच में भूल गया था कि दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन था इनका। ये बाकायदा जो है सत्ता परिवर्तन के लिए जो है योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा था, और एक समुदाय को प्रोवोक किया जा रहा था कि वो नॉन मुस्लिम्स को मारें, जबकि ऐसे किसी भी बयान का कहीं भी कोई वीडियो फुटेज या किसी भी बयान के लिए कोई गवाह जो है पुलिस वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर सकी बिफोर द कोर्ट। लेकिन बात क्या है, बात यह है असली, जैसा कि आपने भी बताया कि उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मामला चल रहा है, आप देखिए कितनी हेट स्पीच डेली हो रही हैं, तलवारें बांटी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। एक जो है आरोपी जो है
वो बाकायदा डेली वीडियो बना करके सीधे सीधे चुनौती दे रहा है एक स्टेट की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। आप देखिए, वो एक समुदाय विशेष के जेनोसाइड की अपील कर रहा है लोगों से, उसका संगठन अपील कर रहा है, हिंदू रक्षा दल की मैं बात कर रहा हूं, नाम लेके सीधे तलवारें बांटते फिर रहे हैं। तलवारें बांट रहे। पिंकी चौधरी नाम का वो शख्स डेली वीडियो बना के जो है डाल रहा है और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। बकौल पुलिस के हम सर्च कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है इसमें सारे मामले में कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ये कार्य सारा पुलिस कर रही है, यानी कि इसमें पूरी तरह से बायस्ड होकर पुलिस ने जो है रिपोर्ट तैयार की, बायस्ड होकर पुलिस ने एफिडेविट दिया है इसमें, और कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीए के द्वारा यूएपीए जो लगाया गया है, चाहे वो शर्जील इमाम पर हो चाहे उमर खालिद पर हो, वो सारी चीजें औरों के साथ भी की गई थी। मैं बार बार, मेरा जो है ना यही यहाँ आकर जो है सुई टिकती है, और जो कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीडिंग सुनी गई उसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर कोर्ट ने जिस बिहाफ पर, जिस आधार पर, जिस सर्कमस्टांसेस के आधार पर जो है बेल खारिज की है, तो उन 5 को भी नहीं मिलनी चाहिए थी जिनको आज दी गई है। तो एक तरह से ये जो अनुच्छेद 21 और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कोर्ट ने एक तरह से संतुलन बनाया है। जी, कहा जा सकता है इसको? बिल्कुल कहा जा सकता है। मैं बताता रहा हूं आपको, साइडेशन का चार्ज देखिए कि मल्टीपल स्टेट में डिफरेंट कोर्ट्स में जो है वो केसेस चल रहे हैं, जबकि उनको क्लब होना चाहिए था एक साथ। भाई मामला तो दिल्ली से जुड़ा था ना, भाई गुजरात में जाके या फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में जाके तो ना तो इन्होंने स्पीचेस दी है, ना फिर वहां पे जाके किसी तरह का कोई भाषण दिया है, लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। दर्जनों एफआईआर जो है वो शर्जील इमाम के खिलाफ दर्ज हैं, और उनमें अलग अलग कोर्ट में, कई में उनको बेल भी मिली है। लेकिन हो क्या रहा है कि जी एक में बेल मिल जाती है, इस तरह से मामले को उलझा के रखा है पूरी तरह से सिस्टम को। इसमें हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सबको ही उम्मीद ये थी, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही जो है ये चीज चर्चा में थी कि आज इनको जो है बेल मिल जाएगी। आजम खान का मामला भी इसमें फिट बैठता है कि उनके मामले भी 80-90 के करीब उनके ऊपर केस, एक में जमानत मिलती है, दूसरे में जेल। आप देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ये कर रही है कि वो कोर्ट को भी जो है बरगला करके रखती है। वो एक ही मामले को अलग अलग तरीके से जो है पूरा दिखाकर, उसका पूरा सिनेरियो बना करके एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव तैयार कर रही है कि कोर्ट भी उसमें उलझ रहा है आज की डेट में, कि भाई एक मामला बना दिया जिसमें 2 साल की सजा है, एक मामला 5 साल की सजा, एक ही मामले को कई जगह कर दिया, जिसमें किसी में बकरी चोरी दिखाई है, आजम खान के मामले में आप देख लीजिए, किसी में जो है लैंड ग्रेबिंग दिखाई है। तो कहने का मतलब है ये जो फैसला हुआ है, चूंकि इसकी गूंज बहुत दूर तक गई है, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे रिपोर्टर साहब कि जौहर ममदानी और अन्य जितने कई लोगों ने लेटर तक जारी किया था, और वो काफी चर्चा का विषय रहा मीडिया में, जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसमें तो प्राइम टाइम में इस पर बहस भी हुई है कई बार। तो ये भी इसको इस नजर से भी देखा जा रहा है कि उमर खालिद को, कई लोग इस मामले को कह रहे हैं कि उमर खालिद का जो वो मामला है, चूंकि जौहर ममदानी भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और उनके जो माता पिता हैं वो भी जाकर के मिले थे अभी जौहर ममदानी के साथ में, जौहरान ममदानी से वो मिले थे। तो इसको इस चीज से भी जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसा कि उनके वालिद साहब ने कहा, उन्होंने सिर्फ अनफॉर्चुनेट कहा, मैं कह रहा हूं ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है। ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है जो हुआ है। और फिर भी चूंकि कर क्या किया जा सकता है, एक वकील होने के नाते कोर्ट के अलावा अभी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि भाई कोई दोबारा कोर्ट इसको सुनेगा और इसको जो है पूरी तरह से, लेकिन 1 साल तक तो कोई इजाजत ही नहीं है। मतलब ये मामला तो एक तरह से मैं आपको बता दूं, इस मामले में तो अब ऐसा कर दिया गया है कि जो डिफेंस है, डिफेंस जो लॉयर्स हैं या जो डिफेंस का पूरा मटेरियल है, वो किसी काम का है ही नहीं। कोर्ट ने अपनी तरफ से ये किया। मैं तो टफ कंडीशन का बता रहा था कि अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और समझना चाहता हूँ। अक्सर जब हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो हैं इन मामलों में कई मामलों में फैसला सुनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट को एक नज़ीर मान के एक फैसला सुनाते हैं। तो क्या यूएपीए के जो मामले हैं भविष्य में वो ये जमानत के तहत इस तरह की याचिकाओं में ये फैसला एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा? मेरा मानना तो ये है कि यूएपीए की जो है फिर से समीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से इसको जो है एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये मामला दंगे से जोड़ के ना देखें आप इसे। ये मामला दंगे से जोड़ के ना देखें। ये मामला एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखिए आप। कॉम्प्रहेंसिव प्रोस्पेक्टिव है इसका, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, इसी को लेकर के जो है बड़ा आप आज देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का माहौल, तो आज हजारों की तादाद में वकील सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि भाई कोर्ट आज किस तरह से इस मामले को रिजर्व था, पूरा ऑर्डर जो है उस तरह का मामला था। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया ने की पीठ ने जो ये मामला किया है, हमें उम्मीद है कि
कुछ आगे बेहतर होगा और इन दोनों को जल्द बेल मिलेगी। और चूंकि ये नौजवान है, भारत का भविष्य, पढ़े लिखे नौजवान है, पूरी तरह से पढ़े लिखे नौजवान है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं दिखा पाई, कुछ भी नहीं किया पाया, केवल और केवल एक सिनेरियो बना के एक प्रोस्पेक्टिव के आधार पर मुझे लगता है फीचर फिल्म बनाई पूरा है। नैरेटिव को करने के लिए, बैलेंसिंग बनाने के लिए ये जो है, मतलब इस ऑर्डर को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि बैलेंसिंग के तौर पर जो है दिया गया है। ठीक है गुफरान, एक छोटा सा सवाल आपसे। अब अगर इस केस में हम समझें तो आगे की कानूनी टाइमलाइन क्या हो सकती है, क्योंकि 1 साल के लिए तो पूरी तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत के लिए वो अपील भी नहीं कर सकते, और बाकी 5 जो बाहर आए हैं वो उन पे इतनी सख्त हैं कि वो कभी भी जा सकते हैं जेल। ठीक है जाहिद साहब, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। जी एक बार मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं कि अब इस केस की आगे की कानूनी टाइमलाइन क्या हो सकती है? कानूनी टाइमलाइन तो ये है कि द लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके बाद तो कुछ बनता नहीं है। मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है दोबारा से जो है एक एप्लीकेशन मूव की जाए, जल्द सुनवाई की मूव की जाए कुछ दिन बाद में कुछ चीज़ों को लेकर के, और पुलिस को भी जो है दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट एक बार करे तो इसमें कोशिश की जा सकती है। वो सारे कानूनी पहलू देखे, चूंकि अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। हाँ, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर अब आ जाएगा तो ऑर्डर देखने के बाद में ही चीज़ों का बाकी पता चलेगा। अभी तो जो प्रोनाउंस हुआ है उसके ही बिहाफ पे हम, उसके आधार को मानते हुए हम और आप डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों पर। एक बार ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद में मैं भी बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, चीज़ें सभी के लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एक बड़ा ऑर्डर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है। क्योंकि जब प्रोनाउंस करता है कोर्ट तब चीजें अलग होती हैं, और जब ऑर्डर आएगा तब चीजें अलग होती हैं। बिल्कुल, तो उसमें बाकी चीजें जो है तभी बेहतर तरीके से बताई जा सकती हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जाहिद ताज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त यहाँ पे स्टूडियो में देने के लिए, और साथ साथ गुफरान अफरीदी का भी शुक्रिया। तो आज की बड़ी खबर हमें याद दिलाती है लोकतंत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच जो एक रेखा होती है वो बहुत बारीक होती है। अदालतें उसी रेखा पर चलकर फैसले तो करती हैं, कई बार बिना शोर के, लेकिन इनके असर जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। कानून का सवाल अभी जारी है और बहस भी। मैं हूं मोनिस सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।